देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग फलन पढ़ेंगे। फलन क्या है, उसके बाद फलन के प्रकार देखेंगे। तो फलन क्या होता है, मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी। सपोज करिए एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। मान लीजिए कि समुच्चय ए में जो है आपका है ए बी सी डी, ठीक है। समुच्चय बी में मान लीजिए अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो कोई भी संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन होता है, यानी फलन भी क्या है, एक संबंध है, लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध है। यहाँ पे समझिएगा सभी लोग, कोई भी संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन होता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। चलिए हम लिख के अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए कोई भी संबंध, कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में, कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में, कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन होता है। समुच्चय बी में एक फलन होता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा फलन जो है वो क्या है, एक प्रकार का संबंध है, लेकिन एक स्पेशल संबंध है। स्पेशल संबंध कैसा, कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन होता है जब समुच्चय ए के, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ए का संबंध 1 से है, मान लीजिए बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध मान लीजिए 3 से है, ठीक है। सी का संबंध 3 से है, डी का संबंध भी मान लीजिए 3 से, ठीक है। तो हम आपसे ये बता रहे हैं कि कोई संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन होता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यानी इसमें कोई भी अवयव छूटे जो है ना, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब। अब सोच रहे हैं कि अद्वितीय क्या है, और आप लोग सोच रहे हैं कि प्रत्येक अवयव, तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसका केवल एक प्रतिबिंब हो। अद्वितीय का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक। अद्वितीय को इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं। तो यूनिक का मतलब क्या है, जो एक हो। अगर कोई चीज़ एक है तो आपका उसे अद्वितीय बोलते हैं, यानी इसका केवल एक प्रतिबिंब मिले। किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब मिल गया तो अद्वितीय नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो फलन, ये आपका एक फलन है, क्यों, देखिए यहाँ पे ए का प्रतिबिंब क्या है, एक, ए का प्रतिबिंब 1, ठीक है। ए का प्रतिबिंब 1 है, अब बी का प्रतिबिंब क्या है, 2, यानी बी का संबंध किससे है, 2 से। सी का संबंध किससे है, 3 से। और डी का भी संबंध किससे है, डी का भी संबंध 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब है। ए का केवल एक प्रतिबिंब है, बी का भी एक प्रतिबिंब है, सी का भी केवल एक, डी का भी केवल एक प्रतिबिंब। तो ये सब अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो देखिए यहाँ ए का प्रतिबिंब 1 है। अगर आपसे पूछा जाए एक का पूर्व प्रतिबिंब, तो एक का पूर्व प्रतिबिंब ए है।
ए का इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज ए है, बी का इमेज 2 है और 2 का प्री इमेज बी है, सी का इमेज 3 है, 3 का प्री इमेज सी है, 3 का प्री इमेज सी भी है, 3 का प्री इमेज जो है डी। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है और प्रत्येक अवयव का है, इसलिए यह क्या है, एक फलन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यह है, यहाँ पे एक फलन है, यह संबंध जो है जो ए को बी से जोड़ रहा है यह एक फलन है। क्या फलन हो गया, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का यह इसमें क्या कर रहा है, अद्वितीय प्रतिबिंब। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यह है मतलब ये जो अवयव ए है, समुच्चय ए का अवयव ए, इसको जो फलन है, फलन एक नियम है जो क्या कर रहा है, बी से उसको जोड़ रहा है। तो एफ ए का मान किसके बराबर है, 1। एफ बी का मान क्या है, यानी एफ बी का मान कितने हैं, 2 के। एफ सी का मान किसके बराबर है, 3 के। और एफ डी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो ए का प्रतिबिंब 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1, यानी फलन क्या कर रहा है, अपने नियम के अनुसार ए का मान कितना दे रहा है, 1 के बराबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कोई फलन है और यहाँ से कोई अंदर इनपुट जा रहा है और बाहर कुछ निकल रहा है, तो यहाँ इनपुट जब ए देते हैं तो ये फलन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, 1 में। इसमें कन्वर्ट कर देता है 1 में। यानी फलन क्या है, एक ऐसा नियम है, एक ऐसा संबंध है जो आप इनपुट को किसमें बदल रहा है, आउटपुट। यानी ए को किसमें बदल रहा है, 1 में। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम आपके सामने अदर एग्जांपल लें, जैसे आप लोग यहाँ देखिए, हम आपके सामने लिख दिया ए बी सी डी, यहाँ लिखा 1 2 3 4। अब देखिएगा यहाँ पर ये फलन एफ है, ये क्या कर रहा है, देखिए ए का संबंध 1 से कर रहा है, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से कर रहा है। अब देखिए डी का संबंध किसी से नहीं दे रहा है, इधर ध्यान हो, डी का संबंध किसी से नहीं है किसी से, तो डी का संबंध किसी से नहीं है। तो ये कह रहा है नियम, यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक समुच्चय ए के से समुच्चय बी में एक फलन होता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में कैसा प्रतिबिंब हो, अद्वितीय। तो यहाँ पे जो ये फलन है इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं दे रहा, इसमें एक अवयव छूट गया है, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं दे रहा है। तो यह संबंध है लेकिन यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं, यह एक संबंध है लेकिन यह फलन नहीं है। तो यह फलन नहीं है, क्यों नहीं है, फलन नहीं है क्योंकि समुच्चय ए के अवयव डी का कोई प्रतिबिंब नहीं, इसके प्रत्येक अवयव का इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब देना चाहिए। तो इसमें कई अवयव बच गया, 1 का। तो ये संबंध है लेकिन फलन नहीं, क्योंकि डी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए के अवयव डी का कोई प्रतिबिंब नहीं, समुच्चय ए के अवयव डी का कोई प्रतिबिंब नहीं, डी का कोई प्रतिबिंब नहीं। फलन, ये फलन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डी का कोई प्रतिबिंब कर रहा है। परिभाषा में क्या कर रहा है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन प्रत्येक अवयव में एक अवयव का प्रतिबिंब जो है नहीं। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल हम जैसे लें, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इधर हमने लिया क्या, 1 2 3 4। अब देखिए एक ए का संबंध 1 से कर दिया और ए का संबंध 2 से भी कर दिया। ठीक है, अब बी का संबंध 3 से कर दिया, सी का संबंध जो है आप मान लीजिए कि 3 से कर दिए। ठीक है, अब यहाँ डी का संबंध जो है 4 से कर दिया।
लेकिन सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। जैसे यहाँ पे देखिए ये फलन, यहाँ पे आपको ये संबंध जो दिया है प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, तो इसमें देखिए किसका किसका प्रतिबिंब है। ए का प्रतिबिंब क्या है, एक है, ए का प्रतिबिंब एक है, ए का प्रतिबिंब क्या है, दो है, ठीक है। बी का प्रतिबिंब क्या है, तीन, बी का संबंध किससे है, तीन से। उसके बाद देखिए सी का भी संबंध किससे है, तीन से, और डी का संबंध किससे है, चार से। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए एक अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं हुआ, क्योंकि एक के कितने प्रतिबिंब हो गए, एक भी है और दो है। जब किसी चीज़ का दो प्रतिबिंब हो गया, एक का प्रतिबिंब एक भी मिला और एक का प्रतिबिंब दो, तो किसी चीज़ का जब दो प्रतिबिंब हो गया तो अद्वितीय नहीं है। हमने कहा था ना, अगर जैसे आपके पास एक फ्रेंड है तो अद्वितीय है, यूनिक फ्रेंड है वो। अगर आपके पास बहुत सारे फ्रेंड हैं तो यूनिक फ्रेंड जो है नहीं है। जैसे भगवान एक है तो एक है तो अद्वितीय है ना, तो कहते हैं ना गॉड इज वन, तो एक है तो वो क्या है, अद्वितीय। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ बहुत हो गए, फ्रेंड आपके बहुत हो गए, तो अद्वितीय नहीं। तो ऐसे एक का प्रतिबिंब एक भी है और एक का प्रतिबिंब दो भी है, तो ये अद्वितीय नहीं है। लेकिन बी और सी का अद्वितीय है, क्योंकि बी का भी एक ही प्रतिबिंब है और सी का भी जो है एक प्रतिबिंब है। लेकिन ए का एक प्रतिबिंब नहीं है, ए का एक प्रतिबिंब वन है और एक प्रतिबिंब दो है। बी का ओनली एक प्रतिबिंब है तीन, सी का भी ओनली एक प्रतिबिंब तीन, और डी का भी केवल एक प्रतिबिंब है तो चार। तो एक के दो प्रतिबिंब मिल गए, इसका मतलब क्या है, इधर से दो तीर जा सकते हैं लेकिन इधर से एक जगह से दो तीर जो है नहीं, ठीक है। तो इधर से ए का प्रतिबिंब वन भी हो गया, ए का टू भी, यानी ए के कितने प्रतिबिंब हो गए, वन और तो दो प्रतिबिंब हो गए। तो दो प्रतिबिंब हो गए तो यह अद्वितीय नहीं है, तो यह फलन जो है नहीं है। जबकि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिला है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिला है, लेकिन जो है ए का कितने प्रतिबिंब मिल गया, तो ठीक है, तो दो प्रतिबिंब मिल गया। तो चूंकि तो क्या लिखेंगे, ए का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अतः यह संबंध, अतः यह फलन नहीं है। संबंध है लेकिन फलन नहीं, ऐसे कर सकते हैं। चूँकि ए का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, ए का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। यहाँ फलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है। यहाँ फलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं। यानी आपको क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए, और भी प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। यानी किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब जो है नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग समझिए, किसी फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या है और सह प्रांत क्या है। देखिए, तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये कोई फलन है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई फलन है, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपका वही जो बताया कि ए बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से, डी का संबंध 4 से, ठीक है। अब देखिए, यह पहले बताइए कि यह फलन है कि नहीं। ये फलन है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब। और इसमें जो 5 6 है ये बच गया, इसमें तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए। अगर इसमें एक भी बच गया, इसके एक भी अवयव का अगर प्रतिबिंब नहीं है तो अब फलन जो है नहीं हो। इसमें बच जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो फलन में क्या आया, फलन आपका क्या है, इसमें ए का संबंध किससे है, 1 से, ए का संबंध 1 से, और बी का संबंध किससे है, 2 से, बी का संबंध 2 से। अब इधर सी का संबंध
3 से। डी का संबंध 4 से। देखिए हमने आपको बताया अभी कि इसमें जो पहला घटक है समान नहीं होना चाहिए। अगर पहला घटक समान हो जाता है तो फलन जो है, देखा ए बी सी डी कहीं समान है, नहीं समान है ना। तो यहाँ पे जो पहला घटक होता है वो फलन का प्रांत होता है। पहला घटक क्या होता है? फलन का प्रांत। तो किसी भी फलन का जो पहला घटक होता है उसको फलन का प्रांत। तो यहाँ पे फलन का प्रांत क्या है? देखिए सभी लोग समझिएगा, फलन का प्रांत क्या होता है? इस फलन के जो क्रमित युग्मों का जो पहला घटक है वो प्रांत होता है। तो इस पहला घटक क्या क्या है? ए बी सी डी। तो ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये फलन का प्रांत होगा। अब आप लोग समझिएगा, जो फलन का प्रांत है वो पहले समुच्चय के जो है बराबर होता है। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। तो फलन का प्रांत किसके बराबर होता है? पहले समुच्चय के बराबर। फलन का प्रांत पहले समुच्चय के बराबर, तो यानी समुच्चय ए के बराबर। तो समुच्चय ए क्या है? ए बी सी डी। इसका मतलब ये बराबर क्यों है? यही चीज़ अगर रिलेशन होता, रिलेशन यानी संबंध होता, तो फलन का प्रांत पहले समुच्चय के बराबर नहीं, क्योंकि रिलेशन में यह कंडीशन नहीं है कि यह प्रत्येक इसके प्रत्येक अवयव का जो है इसमें प्रतिबिंब मिले। ऐसा रिलेशन में कंडीशन नहीं, लेकिन फलन में कंडीशन है कि इसके प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? इसमें जो है प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो फलन होगा, नहीं तो फलन नहीं होगा। इसका मतलब जो फलन का प्रांत होता है वो पहले समुच्चय के पहले समुच्चय के बराबर होता है। पहले समुच्चय के बराबर। देखिए ए बी सी डी, ये पहले समुच्चय के बराबर है ना। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी फलन के पहले समुच्चय को हम फलन का प्रांत ऐसे भी कर सकते हैं। यानी फलन का पहला समुच्चय या फलन का समुच्चय ए, फलन का समुच्चय ए फलन का प्रांत कहलाता है। या फलन का पहला समुच्चय ऐसे लिखें जहाँ से आप जिसमें संबंध स्थापित करते हैं। फलन का पहला समुच्चय फलन का पहला समुच्चय फलन का प्रांत कहलाता है। फलन का प्रांत कहलाता है। फलन का पहला समुच्चय फलन का प्रांत कहलाता है। अब देखिए परिसर क्या है फलन का, इसके बारे में सोचिए। परिसर क्या होता है? देखिए जिनका इनके क्रमिक युग्मों का दूसरा घटक क्या? दूसरा घटक जो है क्या कहलाता है? परिसर। तो दूसरा घटक परिसर आपका कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए परिसर, तो दूसरे घटक में कौन कौन आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किस में आएगा? परिसर। इसको आप एक दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? यानी समुच्चय बी के वे अवयव जिनके पूर्व प्रतिबिंब हैं, जिनके वो किस में आते हैं? परिसर। किसमें आते हैं? तो इनके 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी, 3 का पूर्व सी, 4 का पूर्व प्रतिबिंब डी। तो ए बी सी डी किस में होगा? जिनके पूर्व प्रतिबिंब है, यानी 1 2 3 4 किस में आएगा? परिसर। अब जिनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, जैसे 5 6 के पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो परिसर में 5 6 जो है नहीं आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि फलन के क्रमित युग्मों के दूसरे घटक को परिसर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब होता है, उनका समुच्चय जो होता है उसी को हम परिसर कहते हैं। परिसर को किससे लिखते हैं? आर से। किससे लिखते हैं? आर से। तो आप ये कह सकते हैं कि समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जिनका पूर्व प्रतिबिंब होता है, जिनका
पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिसर कहते हैं, या उसे परिसर कहते हैं। परिसर को किससे लिखते हैं? अब देखिए, या करके इसको कैसे कह सकते हैं? या करके आप ऐसे कह सकते हैं, या फलन के क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का जो है समुच्चय फलन का क्या कहलाता है? परिसर। या ऐसे का बोलिए, या अथवा करके ऐसे बोल सकते हैं, फलन के क्रमित युग्मों के फलन के क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन के क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। अब परिसर के बाद क्या है? सह प्रांत क्या है? जैसे देखिए, पहला वाला जो समुच्चय है फलन का प्रांत होता है, क्योंकि इसके सारे अवयव का जो है क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, तो सारे अवयव जो है प्रांत में आएंगे। यानी पहले समुच्चय को प्रांत और दूसरे समुच्चय को जो है, यानी अगर कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में है तो समुच्चय बी को फलन का सह प्रांत कहते हैं। सहप्रांत, तो सहप्रांत में कौन कौन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, जबकि परिसर में केवल क्या आएगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो सहप्रांत, देखिए सहप्रांत के बारे में समझिए। यदि कोई फलन कहाँ है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में। कोई फलन कहाँ से? समुच्चय ए से, तो समुच्चय बी को फलन का सहप्रांत, तो समुच्चय बी को फलन का सह प्रांत कहते हैं। फलन का सह प्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को फलन का सह प्रांत, यानी बी में पूरा कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, जबकि परिसर में केवल कितना आएगा? 1 2 3 4। प्रांत में कौन आएगा? ये भी 6। यानी फलन में प्रांत का मान समुच्चय ए के बराबर होता है, जबकि संबंध में प्रांत का मान समुच्चय ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो अब आप लोग फलन का परिचय समझ चुके। इसके बाद हमें आपको बताना है फलन के प्रकार। यहाँ आपके कक्षा 12 के कोर्स में फलन जो है 4 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार।